वेलकम इन आवर क्लास। आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गुडविल से रिलेटेड पहले की वीडियो देख लें, जिसमें थियोटिकल कंसेप्ट के बारे में बात की गई है। आज उसी के बारे में हम थोड़ा फर्दर और डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को हम दो क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास परचेज्ड गुडविल और सेकंड रहेगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसी को हम इनहेरिट इनहेरिएंट गुडविल भी बोल सकते हैं। अब पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं परचेज्ड गुडविल। जैसे नाम से ही पता चलता है, ऐसी गुडविल जो हमने परचेज की है। परचेज्ड गुडविल क्या है? परचेज्ड गुडविल Purchased goodwill is the goodwill which is acquired by making a payment। जिस तरह से मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अब मान लीजिए आप कोई बिजनेस परचेज करना चाहते हैं। बिजनेस आप परचेज करना चाहते हैं। उस बिजनेस की अगर आप एसेट्स की वैल्यू देखें तो वो मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, और उसी बिजनेस की लाइबिलिटी की वैल्यू देखें तो मान लीजिए 10,000 है। और वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या बनती है? बिजनेस की वैल्यू अगर आप पता करें तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करें तो हमारे पास बिजनेस की वैल्यू 90,000 हमारे पास बनती है। बट हम उस बिजनेस को पे करने के लिए पेड करते हैं 1,20,000। जो एक्स्ट्रा वैल्यू 30,000 हमने पे की है वो हमारी क्या कहलाएगी? वैल्यू ऑफ गुडविल। क्योंकि हमने इस गुडविल के लिए पैसे पेड किए हैं, कंसिडरेशन दिया है, तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल यहां दिखाएंगे 30,000। तो गुडविल, इस टाइप की गुडविल हमारी परचेज्ड गुडविल कहलाती है। तो हमारे पास हमें कुछ बातें ध्यान देनी चाहिए जब हम परचेज्ड गुडविल की बात करें। परचेज्ड गुडविल अराइज होती है ड्यू टू परचेज। आपने कोई बिजनेस परचेज किया है या फिर किसी और टाइप की परचेज से भी ये अराइज हो सकती है। इस टाइप की गुडविल को हम रिकॉर्ड करेंगे इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट में। जो हमारी बुक में दिखाई देगी ये बैलेंस शीट की एसेट साइड दिखाई देगी, क्योंकि इसको हमने एसेट के साथ ही परचेज किया है। और ये टाइम टू टाइम डेप्रिशिएट होती जाएगी। अब इसको समझते हैं, इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस परचेज करते हैं। आप कोई XYZ बिजनेस जो है फर्म परचेज करते हैं। इस बिजनेस की जो अंदर एसेट पड़ी हुई थी, इसके अंदर जो एसेट पड़ी हुई थी, उस सभी एसेट की वैल्यू हमने लगाई 1 लाख रुपए। और इसकी बिजनेस की जो लाइबिलिटी थी वो मान लीजिए 10,000 थी, जैसे कि मैंने एग्जांपल में लिया। अब अगर इस बिजनेस की वैल्यू का पता करें, वैल्यू ऑफ बिजनेस की बात करें, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस हमारे पास बन जाती है 90,000 रुपए। क्या इस बिजनेस को हम 90,000 पे करें ये मान जाएगा? नहीं, क्योंकि इस बिजनेस ने काफी टाइम से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसने भी काफी मेहनत की होगी और एक लंबे टाइम के बाद इसने अपना बिजनेस में यानी सोसाइटी में बड़ा नाम कमाया होगा। जब पहले दिन यानी अगर हम फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस की बात करें और एंड लास्ट डे ऑफ बिजनेस की बात करें, तो क्या दोनों जो गैप आया है, इस बीच बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं वो इंक्रीज हुए होंगे या नहीं होंगे? फर्स्ट डे की मेहनत में और सेकंड डे की मेहनत में, लास्ट डे की मेहनत में डिफरेंस होगा। ये जो इसका प्रॉफिट पहले लास्ट टाइम से इंक्रीज होता जा रहा है वो इसकी गुडविल की वजह से होता जा रहा है। अब गुडविल जो है
बिजनेस की टाइम टू टाइम इंक्रीज हुई है, तो इस गुडविल की वजह से ये हमें हमसे एक्स्ट्रा मनी मांग रहे हैं। 90,000 तो हम देंगे ही देंगे, प्लस 30,000 एक्स्ट्रा मनी हम इसे देंगे उस नाम की वजह से, इस गुडविल की वजह से। तो हम इसे 1,20,000 यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। जो हमने इसको 1,20,000 पे किया, अब देखिए हमारे पास ये डेप्रिशिएट क्यों हो रही है। थर्ड हमने बोला यहां पर टाइम टू टाइम डेप्रिशिएट होगी, क्यों होगी। मान लीजिए आपने एक बिजनेस परचेज किया, बिजनेस परचेज्ड, कितने टाइम के लिए आपने 1,20,000 वैल्यू में इसको परचेज किया। बट अब आप इसे चला रहे हैं, इसका पुराना ग्राहक, इसे पुराना मालिक जो है इसे नहीं चला रहा। अब इसे इसका पुराना मालिक नहीं चला रहा है, अब आप इसे चला रहे हैं, यानी ओनरशिप जो है चेंज हो चुकी है। जो पुराने कस्टमर हैं वो आएंगे और पुराने मालिक की वजह से, गुडविल की वजह से आपके पास आएंगे। बट आप उन कस्टमर को कितना टाइम तक रिटेन कर पाते हो या अपने ही कस्टमर से बना पाते हो, ये डिपेंड करता है आपके वर्क पे। तो इस वजह से जो पुरानी गुडविल है, जो आपने 30,000 रुपए में पुरानी गुडविल खरीदी है, वो थोड़ा टाइम के बाद खत्म हो जाएगी और आपकी गुडविल बनी रहेगी। हमेशा के लिए गुडविल जो है वो साथ नहीं चलेगी पुराने बिजनेस की। तो इस तरह से हमारी जो पुरानी गुडविल है वो टाइम टू टाइम डेप्रिशिएट होती रहती है और हम अपने अकाउंट्स में इसे डेप्रिशिएट करके दिखाएंगे। दूसरी तरफ है हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल है जो हमने खुद ने कमाई है, हमारे बिजनेस से खुद ने बनाई है। हम कह सकते हैं दिस इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल which arise from a number of characteristic। बहुत सारे करेक्टरिस्टिक की वजह से आती है। जैसे क्या क्या, यहां पर भी हम कुछ बातें ध्यान देने वाली है। इसे हम अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि इसके लिए हमने कोई कंसिडरेशन नहीं पे किया। ये हमारी गुडविल है, हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। हम अगर कोई अपना बिजनेस को सेल करेंगे या फिर अगर हम एक पार्टनरशिप फर्म है तो एक नया पार्टनर आएगा या पार्टनर जाएगा। पार्टनर के आने पर वो गुडविल जो बिजनेस की ऑलरेडी बनी हुई है उसके लिए पैसे पे करेगा। पार्टनर जब जाएगा, उस पार्टनर का भी उस बिजनेस के अंदर, गुडविल के अंदर हिस्सा है। मान लीजिए आप एक 3 पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर मिलकर काफी टाइम से बिजनेस चला रहे हैं, तो जो बिजनेस की गुडविल बनी है सभी पार्टनर की वजह से बनी है। जब एक पार्टनर जाएगा तो वो भी अपना गुडविल का हिस्सा लेकर जाएगा कि मुझे मेरी गुडविल से बिजनेस को कितना फायदा हुआ है और आगे भी मेरी गुडविल से बिजनेस को कितना फायदा होगा। इसलिए वो बिजनेस से गुडविल लेकर जाएगा और एक नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा। इस तरह से हमारे पास पार्टनरशिप फर्म एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर, पार्टनर के आने पर या पार्टनर डेथ हो जाने पर, या फिर किसी बिजनेस के सेल आउट किए जाने पर, या फिर किसी और रीजन से, जैसे अमलगामेशन है, इन रीजन से गुडविल कैलकुलेट करता है। ये गुडविल हमारे अकाउंट में नहीं दिखाई जाती। तो इट इज ए ट्रू कॉस्ट। इसकी ट्रू कॉस्ट का पता लगाना भी बहुत ही मुश्किल है। देखिए क्या है, इट इज इंटरनली जनरेटेड over a period of time। a true value, ट्रू कॉस्ट या वैल्यू कह दीजिए, कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल। आप इस गुडविल की वैल्यू को एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते और इस प्रकार की गुडविल को आप अकाउंट में प्रेजेंट भी नहीं करते। ये गुडविल कब कैलकुलेट की जाती है? व्हेन टू कैलकुलेट? नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कब कब कैलकुलेट की जाती है? हमारे पास 5
सिचुएशन है जब इस गुडविल को हम कैलकुलेट करेंगे। पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। पार्टनरशिप बिजनेस में हम कब कैलकुलेट करेंगे, ये देख रहे हैं। ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, न्यू पार्टनर, ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड अमलगामेशन। विद अदर फर्म, जब हम अमलगामेशन करेंगे किसी और फर्म के साथ, तो हमें परचेज्ड गुडविल जो है उसको तो कैलकुलेट करने की यहाँ जरूरत नहीं होती है। परचेज्ड गुडविल जो है उसे हम कैलकुलेट करने की जरूरत हमें नहीं है, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करना जरूरी है। परचेज्ड गुडविल एक बिल्कुल अलग चीज है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल एक बिल्कुल अलग चीज है। तो अब हम करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज्ड गुडविल। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल में हमारे पास सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल will be equal to average profit multiply by numbers of year purchased। ये एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, नाम से पता चलता है। प्रॉफिट नाम से ही पता चलता है, सम ईयर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ सालों का 2001, 2, 3, 4 और 5 कुछ सालों का प्रॉफिट दिया गया है। जैसे कुछ सालों का जो प्रॉफिट दिया गया है, जैसे मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट क्या है, मान लीजिए आपको कुछ सालों का प्रॉफिट दिया गया है। यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए 10,000, 20, 30, 40 और 50। तो टोटल करें तो हमारे पास 15,000 हो जाता है। अगर आप इस 15,000 को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करो तो 30,000 आपका एवरेज प्रॉफिट रहेगा। तो यानी एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसको आप एवरेज भी कहते हैं, जैसे समीशन x बाय n से आप कैलकुलेट करते थे। अब यहां पर दूसरा है हमारे पास नंबर्स ऑफ ईयर परचेज्ड। ये क्या है, जब भी आप कोई गुडविल परचेज करते हैं, जब भी आप कोई बिजनेस सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो उस बिजनेस की पुरानी गुडविल आपके बिजनेस के साथ आ जाती है। अब है हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, जब भी आप कोई बिजनेस परचेज करेंगे तो आपके प्रॉफिट को कितने टाइम तक आपका पुराने बिजनेस की गुडविल इफेक्ट करेगी, उसी टाइम पीरियड को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक 1,20,000 रुपये देकर आपने बिजनेस परचेज किया, उसमें 90,000 रुपये आपकी बिजनेस एसेट्स थी और 30,000 रुपये आपकी गुडविल थी।
ये सेल करते वक्त भी होगा, परचेज करते वक्त भी होगा। जब आपने बिजनेस परचेज किया है, 30,000 रुपये आपने गुडविल के दिए हैं। अब जो बिजनेस परचेज किया गया है, उसकी गुडविल आपके बिजनेस के प्रॉफिट को कितने टाइम तक इफेक्ट करेगी। यानी ये गुडविल जो है आपके बिजनेस को मान लीजिए 4 इयर्स तक इफेक्ट करेगी, तो इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो देखिए, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1 हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 तो कहता है कैलकुलेट गुडविल फॉर द फर्म 3 ईयर परचेज। नॉर्मली नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन होगा। फॉर द लास्ट 5 ईयर, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर क्या है हमें दिया गया। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, इट शुड नॉट बी इफेक्टेड बाय अब नॉर्मल आइटम। ये इट शुड नॉट बी इफेक्टेड बाय अब नॉर्मल आइटम्स। ये अब नॉर्मल आइटम्स क्या होती हैं। अब नॉर्मल आइटम वो आइटम होती हैं जो आपके बिजनेस में नॉर्मली नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए ये प्रॉफिट भी हो सकती है और एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। मान लीजिए एक साल है आपका लॉस बाय फायर हो गया है। मान लीजिए यहीं पर हम एग्जांपल जो हमने लिया था ये 40,000 वाला ले लेते हैं। इस साल 2004 में आपका जो लॉस है वो प्रॉफिट आपका 40,000 हुआ, बट आपको इसी साल लॉस बाय फायर हुआ था मान लीजिए 50,000 रुपये। अब देखा जाए अगर ये लॉस ना होता तो हमारा प्रॉफिट 90,000 रुपये होता। तो इस प्रॉफिट को, क्या ये प्रॉफिट हमारा नॉर्मल, सॉरी, क्या ये लॉस हमारा नॉर्मली होता रहता है? नहीं, ये लॉस हमारा नॉर्मली नहीं होता रहता। इस वजह से इस लॉस को हम अबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। दूसरी तरफ अबनॉर्मल गेन भी हो सकता है। मान लीजिए बिजनेस में आप क्या करते हैं, बिजनेस में इस साल में साल 2001 में की बात करते हैं। मान लीजिए आपको एक लॉटरी लग जाती है या फिर आप कोई कैपिटल गेन कर लेते हैं। कैपिटल गेन का मतलब है आप कोई एसेट सेल करते हैं और उस एसेट के सेल करने से मान लीजिए आपको 10,000 प्रॉफिट हुआ। अगर ये प्रॉफिट 10,000 प्रॉफिट कैपिटल गेन सेल्स की वजह से हुआ, बिजनेस सेल की वजह से नहीं हुआ है। अगर ये प्रॉफिट आपका कैपिटल गेन की वजह से हुआ है, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं हुआ है, तो इस गेन को हम अब नॉर्मल गेन बोलेंगे। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो दोनों ही आइटम से इफेक्टेड। तो ये हम कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमेशा की तरह क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट गुडविल फॉर द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। ये हमारे पास 5 साल दिए गए हैं, लास्ट 5 ईयर का हमें एवरेज निकालना है। तो अब ये जो है हमारे पास लॉस दिया गया है, ये लॉस गिवन, ये नेगेटिव आइटम है। ऑन 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 कब आता है? 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में आता है 1 जनवरी 2016, इसी के बीच में आता है। कहता है फर्म ब्रोक आउट विच रिजल्ट्स इनटू ए लॉस ऑफ 3 लाख। तो यहाँ पर हमें लॉस हो गया 3 लाख रुपए किसी ब्रोकआउट की वजह से, और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 70,000 रुपये दे दिया। तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? 2,30,000 रुपये लॉस हुआ। आगे देखिए, ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2018, 2018 31 मार्च 2018 को ए फर्म रिसीव अनएक्सपेक्टेड टैक्स। हमें कुछ टैक्स रिसीव हो गया, हमारी अब नॉर्मल गेन हो गया है। अब नॉर्मल गेन, ये अब नॉर्मल गेन है और ये अब नॉर्मल लॉस है जो कि है 80,000 रुपये। अब नॉर्मल लॉस के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे, अब नॉर्मल गेन के लिए इसे लेस कर देंगे। तो देखिए, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें। तो जो हमारे पास प्रॉफिट है 2013-14 के लिए, जो हमें क्वेश्चन में 4 लाख दिया गया था, 2014-15 के लिए हमें क्वेश्चन में 5 लाख दिया गया है, 2015-16 के लिए क्वेश्चन में 60,000 हमें लॉस दिया गया है और 2,30,000 हमें प्रॉफिट था जो हमें अब नॉर्मल लॉस की वजह से हो गया। तो 1,70,000 रुपये हम यहाँ इस साल का प्रॉफिट ले लेंगे। 2016-17 की बात करें तो उसमें कोई चेंज नहीं है,
और 2017-18 में हमें टैक्स रिसीव हुआ है जो 2,50,000 एक्चुअल प्रॉफिट था। टैक्स रिसीव होने की वजह से हमें 80,000 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा हो गया था, तो हम इसे लेस कर देंगे, तो जो कि 1,70,000 रुपये हो जाता है। अब इन सभी सालों का टोटल करें तो हमारे पास 13,90,000 रुपये होता है, 13,90,000 रुपीज़। और इसे हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आएगा 2,78,000 रुपीज़। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। और हम गुडविल निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। जो हम कैलकुलेट करेंगे 278 मल्टीप्लाई बाय 3 जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो 8,34,000 टोटल गुडविल रहेगी। इस तरह से आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। हमेशा की तरह क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ए और बी इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, 1/2 1/2। आगे कहता है दे एग्री टू एडमिट सी एज ए इक्वल शेयरिंग फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल। इट इज टू बी वैल्यूएटेड 1,50,000। अब गुडविल कब कब कैलकुलेट की जाती है हमें पता है, जब पार्टनर आता है यानी एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर, अमलगमेशन या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना हो तब। तो हमारे पास यहाँ पर एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है, इस केस में भी हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल इट इज टू बी वैल्यूएट 150% एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो हमें क्या करना है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट का पहले हम एवरेज एनुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एवरेज एनुअल प्रॉफिट के लिए 5 सालों का प्रॉफिट दिया गया है और 1 साल का लॉस भी दिया गया है। ये लॉस है हमारे पास। क्या हमारा प्रॉफिट अलग अलग प्रॉफिट जो है कुछ प्रॉफिट और लॉसेस से इफेक्टेड है या नहीं, हम ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो प्रॉफिट दिए गए हैं पर्टिकुलर्स की बात करें, यहाँ पर्टिकुलर्स हैं 2015, 16, 17, 18 और 19। इस तरह से 5 सालों के हमें प्रॉफिट्स दिए गए हैं। हम यहाँ कॉलम बना लेते हैं जिससे हमें आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान हो जाए। तो देखिए अब प्रॉफिट दिए गए थे हमें, यहाँ प्रॉफिट दिए गए थे अलग 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 सालों के 40,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़, 1,00,000 रुपीज़, और यहाँ लॉस था 20,000 रुपीज़ और प्रॉफिट है यहाँ 1,50,000 रुपीज़। क्वेश्चन में हमें क्या बोलता है, सबसे पहले हमें बोलता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, यानी हमारे पास जो साल है वो कब कब के दिए गए हैं, थोड़ा सा इसको भी आइडेंटिफाई कर लें। ये 2014-15 है, ये 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19। इस तरह से जो फर्स्ट टर्म है 31 मार्च 2016 जो है वही हमारी यहाँ पर आती है। हमें कहता है 2016 को कहता है ए एसेट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट इज 2 लाख विद बुक वैल्यू 150 वाज सोल्ड 1,20,000। कोई एक एसेट थी जिसकी बुक वैल्यू जो थी हमारे पास 2 लाख रुपए थी। बुक वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू 2 लाख थी, सॉरी ओरिजिनल वैल्यू 2 लाख थी। बुक वैल्यू दी गई है 1,50,000, यानी डेप्रिसिएशन होने के बाद 1,50,000 है, और हमने ये सेल की है 1,24,000 में। तो देखा जाए 26,000 रुपये हमें लॉस होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। एसेट को सेल करने पर हमें 26,000 रुपये लॉस होता है। ऐसा क्यों है, 26,000 क्यों है, हमने 2 लाख को कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बुक वैल्यू है और ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू है। जब भी हम एसेट्स पर लॉस या प्रॉफिट देखते हैं तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर देखते हैं। डेप्रिशिएटेड वैल्यू हमारे पास 1,50,000 है और सेल हमने 1,24,000 में किया, तो 26,000 रुपये 26,000 रुपीज हमारे पास लॉस है।
ये इस साल का अब नॉर्मल लॉस है, तो हम इस लॉस को ऐड कर देंगे। क्या? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट को सेल करने पर हमें लॉस हुआ है, हमने इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट सेकंड आइटम में देखिए, सेकंड आइटम क्या कहता है, ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी वो किस साल? इस साल हमारे पास ये वाला साल है, ये वाला साल है। कहता है 1 अप्रैल 2017 टू कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹1 लाख वर परचेज्ड एंड वर wrongly debited टू ट्रेडिंग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। हमने दो कंप्यूटर खरीदे हैं 1 लाख रुपए के, यानी 1 लाख रुपए की कॉस्ट से हमने 2 कंप्यूटर परचेज किए हैं। रोंगली हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में, क्यों एक्चुअल में तो वो एसेट है, बट हमने उसको खर्चा मान लिया है। अगर वो एसेट है तो हमारे पास बैलेंस शीट में जाते होते हैं एसेट, और वो खर्चे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते होते हैं। तो हमने गलती से इस 1 लाख रुपए को खर्चा मानकर हमने लेस कर दिया होगा, तो हम इसे ऐड कर देंगे इस साल में। ऐड कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर wrongly charged from expenses। तो हम इसे ऐड कर देंगे 1 लाख रुपए, हम 2000, इसमें हम 1 लाख रुपए ऐड कर देते हैं। अब आगे देखिए, यहां तक हो गया हमारा। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज्ड। अब देखिए, अगर हमने उसको एसेट मानना ही नहीं था तो हमने डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा, बट उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाना चाहिए था, तो हम लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। कितने परसेंट से? 20% पर एनम से। और कौन सा मेथड? रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस, रिटर्न डाउन मेथड से हमें करना चाहिए था। यानी रिटर्न डाउन मेथड में होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक एसेट है जिसकी वैल्यू 1 लाख है। फर्स्ट ईयर में अगर हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, हमने 1 अप्रैल को परचेज की थी, तो 20% हमने डेप्रिसिएशन लगाया, तो 20% सीधा सीधा इस पर 20,000 हो जाता है। तो ये 80,000 जो वैल्यू बचेगी, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। इस पर हमारे पास नेक्स्ट ईयर में इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 20%, जो कि हमारे 16,000 हो जाता है। तो इसका मतलब हमने दोनों ही सालों का डेप्रिसिएशन चार्ज करना रह गया था, हम दोनों ही सालों का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। इस पर 20,000 और नेक्स्ट ईयर पर 16,000। अब जो वैल्यू होगी हमारी नॉर्मल प्रॉफिट होगी। मैं इसे रब कर देता हूं। तो अब क्या क्या हो जाएगा देखिए। तो प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पर तो 40,000 ही रहता है, यहाँ पर 86,000, यहाँ पर 1 लाख ही हो जाएगा, यहाँ पर 60,000 हो जाता है, और यहाँ पर 1,34,000 हो जाता है। टोटल कर लेते हैं इन सभी सालों का, तो 4,20,000 हो जाता है। उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज, सॉरी, नंबर ऑफ टोटल ईयर से डिवाइड कर देते हैं, तो 84,000 हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाती है। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है द गुडविल जो होगी, फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूएड 150 ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, इसका 150 और कर देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट जो हमारा 84,000 है, इसका 150%, तो परसेंट के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो वैल्यू होगी 1,26,000 हमारी गुडविल होगी। इस तरह से आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ए एंड बी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द 3:2। दे एग्री टू टेक सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है यहाँ पर 2। परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेना है। विच आर इज द फॉलोइंग, इस तरह से दिया गया है। हमें पिछले 4 सालों का प्रॉफिट और 1 साल का लॉस दिया गया है। ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को, यानी इस साल का जो हमारे पास ओपनिंग है, ए मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹50,000, एक मोटर बाइक परचेज किया गया 50,000, वाज परचेज्ड इनटू डेबिट एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस।
हमने इसको भी एक एसेट थी, ये हमारी बैलेंस शीट में दिखाया जाना चाहिए था, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मानकर इसको खर्चों में डाल दिया है हमने। ऑन विच डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाना था। तो सेम इसी तरह से हमारे पास जो ये प्रॉफिट है, इसमें हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे इस प्रॉफिट में जो 70,000 हमारा यहाँ पर जो लॉस लग रहा है हमें, 70,000 जो लॉस लग रहा है, इसमें हम पहले जो एक्चुअल में हमारा लॉस जो था, इसको हम, ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, इसमें हम ऐड कर देते हैं 50,000 रुपये जो हमारा प्रॉफिट था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और हम इसमें से लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। ये वैल्यू ऑफ एसेट है और ये हमारा लॉस है। डेप्रिसिएशन 20% जो कि हमारा हो जाता है 10,000। तो इस तरह से 80,000 50,000 में से, सॉरी, हम 80,000 लेस करें तो 30,000 हमारा एक्चुअल लॉस है। एक्चुअल लॉस 30,000 है। तो इस 70,000 लॉस की बजाय हम 30,000 लॉस ले लेते हैं और टोटल करें तो यहाँ पर 3,20,000 हमारे पास आता है। अब 3,20,000 को आप डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा जो कि होगा हमारे पास 80,000 रुपीज़। और इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दें, 80 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1,60,000 हमारे पास आता है गुडविल। इस तरह से आप आसानी से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज मेथड से। एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाद इसी में एक टॉपिक है जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको करने से पहले एक क्वेश्चन है। मान लीजिए अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप एक बिजनेस परचेज करना चाहते हैं, बिजनेस परचेज करना चाहते हैं, ये बिजनेस है एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड। इसका लास्ट ईयर यानी बिल्कुल करंट ईयर मान लीजिए, करंट ईयर प्रॉफिट जो है वो है 10,000 और 10 साल पहले का प्रॉफिट जो है आपका 1,00,000 है। आपके लिए कौन सा प्रॉफिट ज़्यादा मायने रखता है, कौन सा प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सही, आपके लिए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि ये ट्रेंड इस्टेब्लिश कर रहा है कि पिछले सालों में आपका प्रॉफिट पहले से बढ़ रहा है या प्रॉफिट पहले से कम हो रहा है। और जो करंट ईयर का प्रॉफिट आपके लिए, बिल्कुल प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है और पिछले 10वें साल का यानी 10 साल पहले हमारे प्रॉफिट क्या थे वो आपके लिए कम इंपॉर्टेंस रखता है। इसी वजह से हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट मेथड था उसमें ये लूप होल था, ये प्रॉब्लम थी कि हम सभी ईयर्स को हम इक्वल वेटेज दे रहे थे, इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे थे। वेट का मतलब यहां पर है इंपॉर्टेंस। हम इक्वल वेट और इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे थे। बट हमें करना क्या चाहिए, हमें करना ये चाहिए जो हमारे लिए बिल्कुल पिछले साल है उनको हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और जो बहुत ज़्यादा पुराने ईयर्स हैं उनको हमें कम इंपॉर्टेंस देने चाहिए। इस तरह, इस वजह से हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस के लिए हम ज़्यादा यानी यहाँ पर 10 इसको वेट लेंगे और कम इंपॉर्टेंस के लिए यहाँ पर कम वेट लेंगे। जिस तरह से वेट इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी इस तरह से हम वेट को भी बढ़ाते जाएंगे। और वेटेड एवरेज मेथड में हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे गुडविल को, देखिए इसमें फार्मूला सेम उसी तरह रहेगा। इसमें गुडविल जो होगी वो यहाँ पर वेटेड एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज होगी। वेटेड एवरेज कैसे होगा, वेटेड एवरेज को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपने शायद हो सकता है स्टैटिक्स में कैलकुलेट भी किया हो। टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, जो आप वेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है, देखिए पहले पढ़ लेते हैं इसको। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इन क्वेश्चन को करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखिएगा वेटेड एवरेज में आप वेट बाद में लगाएंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल
लॉसेज है उसके इफेक्ट को पहले ठीक करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। कहते द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर, लास्ट 5 ईयर का हमें दे रखा है, ये प्रॉफिट 5 ईयर के दे रखे हैं। और कहता है प्रॉफिट हमें दे रखा है यहाँ पर एवरेज वेटेज, और 2 ईयर परचेज हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर जो वेट दिया गया है 2001 को 1, 2, 3, 4 और 5, यानी प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्रॉफिट हमारे पास 43,000, 50,000, 52,000, 65,000 और 85,000 है। वेट हम 1, 2, 3, 4 और 5 दिया गया है। जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसको ज़्यादा वेट दिया गया और जिसकी कम इंपॉर्टेंस है उसको कम वेट दिया गया। आप इसको W कह सकते हो और इसको P कह सकते हो। आप PW निकाल लेते हैं। PW का मतलब प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, PW का मतलब है यहाँ पर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट, या फिर आप कह सकते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट। तो आप करते हैं यहाँ 43,000 रहेगा, यहाँ पर 1 लाख हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1,56,000 हो जाएगा, यहाँ 2,60,000 हो जाएगा और 4,25,000 हो जाएगा। टोटल करें तो 9,84,000 आ जाता है। ये क्या निकला, ये हमारा निकला टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। ये हमारे पास कहलाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। ये हमने टोटल है, जो हमने प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट का मल्टीप्लाई किया उसका जो टोटल है ये बनेगा। अब टोटल ऑफ वेट कितना है, इसको सिग्मा डब्ल्यू भी कह सकते हैं, टोटल ऑफ वेट कह सकते हैं, ये 15 है। तो हम क्या करें, 9,84,000 को जब आप 15 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वेटेड एवरेज आ जाएगा, जो क्या आता है 65,600। अब इसको आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से, वेटेड एवरेज को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल आपकी आती है 1,31,200। आसानी से वेटेड एवरेज मेथड भी बड़ा ही आसान है और इससे आप आसानी से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो हम कर रहे हैं। तो हम हमेशा की तरह क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन। इट वाज एग्रीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 3 दिया गया है। आगे कहता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो हमें कैलकुलेट करना है वो 4 ईयर्स का करना है, और 4 ईयर के वेटेड हमें दिए गए हैं जो कि 1, 2, 3 और 4 दिया गया है। आगे कहता है जो प्रॉफिट दिया गया है वो हमें दिया गया 31 मार्च 2012, 13, 14 और 15 सभी का। आगे कहता है उन स्क्रूटनी जांच पड़ताल करने पर ऑफ अकाउंट दी फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड, कुछ मैटर्स पता चले हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो ये जो हमारे अबनॉर्मल आइटम है, इन अबनॉर्मल आइटम को चार्ज करने से पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। हमने टेबल बना लिया है और इसमें प्रॉफिट हम राइट कर देते हैं किस सालों का प्रॉफिट होगा। तो हमारे पास 2012 का जो प्रॉफिट है वो 20,200 है, 2013 का प्रॉफिट है वो 24,800 रुपये है, इस तरह ये 20,000 रुपये और ये 30,000 रुपये प्रॉफिट हमें दिया गया है। अब फर्स्ट आइटम में कहता है स्क्रूटनी करने पर ऑन 31 दिसंबर 2013 ए मेजर रिपेयर वाज मेड। 31 मार्च 2013 को एक बड़ी रिपेयर करवाई गई इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट की एक बड़ी रिपेयर करवाई गई जिसकी कीमत 6,000 हमें चार्ज हुआ। एक मेजर रिपेयर का मतलब यहाँ पर है ये खर्चा जो है कैपिटल नेचर का खर्चा है। जब भी हम कोई मेजर रिपेयर करवाते हैं या मेजर चार्ज होता है, जब हमने कोई बड़ी मशीनरी को रिपेयर करवाया, उसकी ओवरहोलिंग करवाई, या फिर कोई एक बिल्डिंग का एक बड़े पार्ट को हमने रिपेयर करवाया, तो ऐसे से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। विच अमाउंट वाज चार्ज टू रेवेन्यू, हमने इसको गलती से रेवेन्यू से चार्ज कर लिया, यानी प्रॉफिट से लेस कर दिया। तो हमें ये प्रॉफिट से लेस नहीं करना चाहिए था। 31 मार्च 2013 जो साल खत्म होगा 31 मार्च 2014 को खत्म होगा, तो ये इस साल का है। तो इस साल में हम ये क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड कर देंगे कैपिटल एक्सपेंसेस जो हमारे थे यहाँ पर
6,000 रुपये हम यहाँ ऐड कर देंगे। अब इसके आगे इसमें क्या कहता है देखिए, विच अमाउंट रुपीज, ठीक है कर दिया हमने। द पेड सम इज एग्री टू बी कैपिटलाइज्ड इन गुडविल, कैलकुलेट सब्जेक्ट मैटर, हमने ऐड कर दिया ये। टू एडजस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, अब यहाँ पर ये कहता है ये डेप्रिशिएट कैपिटलाइज और गुडविल कैलकुलेट एडजस्ट सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमें यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना पड़ेगा 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अगर हमने इस एसेट नहीं माना था, इस 6,000 को एसेट ही नहीं माना था, तो इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया होगा, तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। देखिए हमने ये जो एसेट खरीदी है, जो एसेट हमने रिपेयर की थी, हमने रिपेयर की थी 1 दिसंबर 2013 को, जो 6,000 रुपये था, और इस पर हमें 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था। तो जो हमारा साल खत्म होता है 31 मार्च 2014 को, हम इस 6,000 पर 10% से 4 मंथ का कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 600 पूरे एनुअल रहेगा, और 4 मंथ के लिए हम 4/12 करें तो 200 होगा। तो 200 हम लेस कर देते हैं, तो 1 अप्रैल 2014 को इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो होगी वो 5,800 होगी, और 31 मार्च 2015 को हम इस पर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पूरे साल का। इस टाइम में हमारे पास 1 ईयर पूरा रहेगा, जो कि 5,800 पर एट द रेट 10% 580 रहेगा। तो इस तरह से हमने ये दोनों ही टाइप के डेप्रिसिएशन, ये 200 और 580 ये भी चार्ज नहीं किया होगा, तो हम ये भी चार्ज कर देंगे और लेस कर देंगे। तो हम लेस कर देते हैं, इसमें से लेस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, यहाँ पर 200 और यहाँ पर 580। तो ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट थी। सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईयर एंडेड 31st of March 2013 was overvalued by 240। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले, ये है क्या। हमारे पास आप जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक बनाते हैं। यहाँ हमारे पास मान लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक, और ये नॉर्मली सेल, नेट सेल, और ये नेट परचेज, और हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो बचेगा वो ग्रोस प्रॉफिट होगा। अगर किसी भी वजह से ग्रोस प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए तो वो ही ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीज कर देगा। हाँ जी, इसी चीज़ को समझिए। अब एक साल का मान लीजिए 31 मार्च, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में बोलता है 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2013 ये इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में कहता है ओवर वैल्यूएटेड है, अगर इस साल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड है, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूएटेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट सेम है। तो हम ये देखते हैं इसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड है, देखिए ये क्लोजिंग स्टॉक है, मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक नील था और हमने गलती से इसको बढ़ा दिया, कितने से, 2400 रुपये से बढ़ा दिया। अगर 2400 रुपये से बढ़ा दिया तो ग्रोस प्रॉफिट भी 2400 रुपये से बढ़ जाएगा, और आगे चलकर नेट प्रॉफिट भी 2400 रुपये से बढ़ जाएगा। यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएटेड हो जाए तो ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाए तो हम पहले चार्ज कर लेते हैं 2400 को। तो 2400 हम क्या करेंगे, यहाँ हमने नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, तो नेट प्रॉफिट को लेस कर देंगे। तो हम लेस कर देते हैं, लेस कर देते हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने 2400 इसमें से, इस साल में से लेस कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। देखिए
अब मैं नेक्स्ट ईयर की बात करने से पहले इसको लेस कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, सॉरी। अगर नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू अगर बढ़ गई है तो यहाँ पर मान लीजिए 2400 हमारा ओपनिंग स्टॉक बढ़ गया, इससे क्या होगा, हमारा ग्रोस प्रॉफिट कम हो जाएगा और नेट प्रॉफिट भी फिर आगे चल के कम हो जाएगा। तो अगर ये हमने नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक से क्या होगा, हमारा ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक करने के लिए क्या करें, इसको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक वैल्यू ओवर वैल्यूटेड हो तो ऐड कर देंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो नेक्स्ट ईयर में हम यहाँ पर ये लेस किया था, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 2400। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं, आगे कहता है दी टू कवर मैनेजर्स कोस्ट एंड एनुअल चार्जेस 240 शुड बी मेड टू द पर्पज ऑफ गुडविल। देखिए, अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। मान लीजिए आप एक बाइक खरीदते हैं और जो ऑलरेडी बाइक का मालिक है वो इस पर बाइक के लिए कहता है कि इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज है, क्योंकि वो कितने किलोमीटर बाइक चलाता है, मान लीजिए वो एक दिन में 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर बाइक चलाता है और इसके अकॉर्डिंग वो कॉस्ट बता रहा है 200। बट अगर आप उसको बाइक खरीदते हैं और आप उससे पूछते हैं कि ये आपका कितना कॉस्ट रहती है, वो बताएगा 200। तो क्या आपके लिए भी ये चीज़ वैलिड है? नहीं, क्योंकि आप 200 से ज़्यादा बाइक चलाएंगे। सिमिलरली, तो आप अपनी कॉस्ट अपने पुराने ओनर के अकॉर्डिंग नहीं देख सकते। इसी तरह अब अगर आप एक बिजनेस परचेज कर रहे हैं और बिजनेस में फ्यूचर में चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन में बोला है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट, हो सकता था जो पहले मालिक था वो ही मैनेजमेंट सारे पर्पस संभालता है और अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट ओनर है उसको अलग से कोई मैनेजर अपॉइंट करना पड़े। तो इसके लिए कहता है इसकी जो एनुअल कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ कवरिंग एनुअल चार्जेस 214, ये कहता है 4800 रुपये उसको एनुअल चार्जेस थी, उसके लिए गुडविल के लिए अब क्या किया जाएगा, वैल्यूएट किया जाएगा। तो एनुअल था तो हर साल पिछले किसी भी साल में हमने लेस नहीं किया, तो हम लेस कर देंगे मैनेजमेंट कॉस्ट जो 4800 है, कॉस्ट 4800 एनुअल है तो हर साल का है, हम हर साल से इसे लेस कर देंगे। तो हम अब हमारा प्रॉफिट निकालेंगे, तो ये एडजस्टेड प्रॉफिट कहलाएगा। तो हमने यहाँ किया 15,400, 17,600, 23,400 और 24,620। तो ये हमारा प्रॉफिट है। इस पे हम वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। तो हमने वेट हमें क्वेश्चन में 1, 2, 3 और 4 दिया गया है। तो हम वेट और प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करें तो 15,400, 35,200, 70,200, 98,480। अब टोटल कर लेते हैं हम। तो टोटल करें तो 2,90,280 आ जाता है। और टोटल वेट करें, वेट का टोटल यानी 1, 2, 3, 4 का टोटल करें तो 10 आता है। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 21,928 जो है हमारे पास वेटेड एवरेज आ जाता है। और इसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज जो क्वेश्चन में 3 दिया गया था मल्टीप्लाई करें तो गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल 65,784 आ जाएगी। इस तरह से हम आसानी से वेटेड एवरेज मेथड से और एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड और उसके बाद कैपिटलाइज मेथड रहेगा। वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।